प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीषा सक्सेना, जीव विज्ञान की अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज इंदिरा नगर, लखनऊ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान में अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे और इस पाठ का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। बच्चों, इस पाठ का विभाजन मैंने 3 भागों में करा हुआ है। भाग 1, इसमें हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग, तंत्रिका कोशिका क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है, सूचनाओं का संवहन किस प्रकार से होता है और मानव मस्तिष्क की संरचना। अंत में इसमें हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के अलग अलग कार्य। भाग 2 में मेरुरज्जु, उसकी स्थिति एवं कार्य, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती हैं, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, हमारे शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके क्या कार्य होते हैं। भाग 3 में हमने पूरा पादप का लिया है, पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें वृद्धि अनाश्रित गतियाँ, वृद्धि आश्रित गतियाँ, प्रकाशानुवर्तन गतियाँ, गुरुत्वानुवर्तन गतियाँ, जलानुवर्तन गतियाँ एवं रसायनुवर्तन गतियाँ हम इसमें पढ़ेंगे। अंत में हम पादप हार्मोन्स के नाम और उन हार्मोन्स के क्या भिन्न भिन्न कार्य होते हैं इसके विषय में हम जानेंगे। तो भाग 1 जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ये प्रमुख बिंदु हैं जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। बच्चों, इसमें जो प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं उसमें है प्रस्तावना, हम जानेंगे कि नियंत्रण और समन्वय क्या होता है। इसके बाद तंत्रिका तंत्र के भाग, तंत्रिका कोशिका, इसकी संरचना किस प्रकार होती है, हमारे शरीर में सूचनाओं का संवहन किस प्रकार होता है, मानव मस्तिष्क की संरचना, उसके विभिन्न भाग कौन कौन से हैं और मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य कौन कौन से होते हैं। बच्चों, आपने अपनी पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हमारे आसपास जितने भी प्राणी हैं वो या तो सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं। सजीवों में कुछ लक्षण पाए जाते हैं, आपको पता है कौन कौन से वो लक्षण हैं? बच्चों, वो लक्षण होते हैं जैसे चलना या गति करना, श्वसन करना और वृद्धि करना। तो हम देखते हैं कि जो हमारे आसपास के जो सजीव प्राणी हैं वो इन लक्षणों के कारण निर्जीव प्राणियों से या निर्जीव वस्तुओं से भिन्न होते हैं। तो आपके मन में ये विचार आता होगा कि जो इस प्रकार के लक्षण जो सजीवों में दिखाई देते हैं, जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उनको कौन नियंत्रित करता है और उनके बीच में समन्वय किस प्रकार होता है। बच्चों, इसमें देखिए 2 शब्द आ रहे हैं इस पाठ में, नियंत्रण और समन्वय। तो हम ये पहले समझेंगे कि नियंत्रण और समन्वय का अर्थ क्या है। बच्चों, नियंत्रण का मतलब है कंट्रोल करना किसी चीज़ को और समन्वय का मतलब है कोऑर्डिनेशन या तालमेल। इसको हम 1 या 2 उदाहरण लेके आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जैसे आप इस विद्यालय में पढ़ते हैं, उसमें एक सबसे ऊपर प्रधानाचार्य होता है, उसके अधीन अनेक अध्यापक होते हैं और अध्यापकों के अधीन बहुत सारे छात्र होते हैं। तो इसमें प्रधानाचार्य जो है वो अध्यापकों को कंट्रोल करता है, उनको नियंत्रित करता है, उनके क्रियाकलापों को देखता है और जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, वो बच्चों को अनुशासित रखते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। और जब ये तीनों लोग मिलकर आपस में तालमेल के साथ कार्य करते हैं तो विद्यालय सुचारू रूप से चल पाता है। तो इस तरीके से यहाँ हमने देखा कि नियंत्रण है और आपस में तालमेल यानी कि समन्वय भी है। अच्छा, अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम चलते हैं, जब हम चलते हैं तो हमारा एक पैर आगे जाता है और एक पैर पीछे रहता है। बच्चों, ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि दोनों पैर एक साथ आगे चले जाएं या दोनों पैर एक साथ पीछे चले जाएं। अगर ऐसा होगा तो हम गिर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं हैं, जितनी भी जैविक क्रियाएं हम कर रहे हैं, उनमें एक प्रकार का हम नियंत्रण देखते हैं और उनमें एक प्रकार का सामंजस्य या समन्वय भी हम देखते हैं। बच्चों, सजीवों में जैसे जंतु, पादप, इनमें विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं होती हैं जिनका नियंत्रण, नियमन और समन्वय होता है। ये तीनों चीज़ें होना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की क्रियाएं देखी जाती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं
और तीसरा है प्रतिवर्ती क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं क्या हैं बच्चों? वो क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं या जो हमारे नियंत्रण में होती हैं, जैसे कि सांस लेना, चलना, बोलना, लिखना इत्यादि। अनैच्छिक क्रियाएं क्या हैं बच्चों? जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, जैसे कि श्वसन है, हृदय की धड़कन है, ये सारी क्या हैं बच्चों? अनैच्छिक क्रियाएं। तीसरी हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं, कभी कभी कुछ क्रियाएं अचानक हो जाती हैं, अकस्मात हो जाती हैं, इनको हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। तो बच्चों ये तीनों प्रकार की जो जैविक क्रियाएं हैं, इनका नियंत्रण और इनके बीच में समन्वय होना अति आवश्यक है। और हमारे जंतुओं में ये दो प्रकार से किया जाता है। पहला है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु आएगा। इसके अलावा रासायनिक समन्वय होता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकले गए हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय है वो दो तरीके से होता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले गए हार्मोन्स के द्वारा। देखिए तंत्रिका तंत्र क्या है बच्चों? तंत्रिका तंत्र एक तंत्र है जिसमें अनेक प्रकार के ऐसे अंग हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और उनमें समन्वय या सामंजस्य स्थापित करते हैं। अब ये देखिए जो एक कोशिकीय जंतु है, एक कोशिकीय प्राणी, जैसे उदाहरण है इसमें अमीबा, इसमें जो तंत्रिका तंत्र है वो नहीं पाया जाता है। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे, जैसे तिलचट्टा है या हाइड्रा है, इसमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है किंतु बहुत अल्प विकसित पाया जाता है। और अंत में मनुष्य जो है, जैसे हम प्राणी जो लोग हैं, वो सुविकसित तंत्रिका तंत्र उनमें पाया जाता है। बहुत अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र मनुष्य में पाया जाता है। अब बात करते हैं पादप की। बच्चों आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि जंतुओं में तो तंत्रिकाएं हैं, पेशियां हैं, परंतु पादपों में तो ना पेशी तंत्र है ना तंत्रिका तंत्र है, तो वो किस प्रकार अपना नियंत्रण और समन्वय करते हैं? बच्चों पादपों में विभिन्न उद्दीपनों के लिए अनुक्रिया करके अनुवर्तन गतियां दिखाते हैं पौधे। और दूसरी प्रकार है इसमें पादप हार्मोन्स के द्वारा रासायनिक समन्वयन। जैसे जंतुओं में रासायनिक समन्वयन हार्मोन्स के द्वारा होता है, ऐसे ही पौधों में भी रासायनिक समन्वयन हार्मोन्स के द्वारा होता है, जिसको हम पादप हार्मोन्स कहते हैं। बच्चों अब देखिए यहाँ पे शब्द आया है उद्दीपन और अनुक्रिया। उद्दीपन क्या है बच्चों? स्टिमुलस। स्टिमुलस कोई भी कारण या प्रेरणा या वातावरण में कोई भी होने वाला परिवर्तन जो मनुष्य के अंगों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उसको हम उद्दीपन कहते हैं। और उद्दीपन के कारण जो ये प्रतिक्रिया हुई है, जो हमारे शरीर ने रिस्पॉन्स दिया है, उसको हम अनुक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से पौधों में ना तो तंत्रिका तंत्र है ना पेशियां हैं, परंतु फिर भी उद्दीपन के कारण जो अनुक्रियाएं होती हैं उससे अनुवर्तन गतियां वो दिखाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि पौधों में भी नियंत्रण और समन्वय हो रहा है। और दूसरे प्रकार से हार्मोन्स के द्वारा होता है, पादप हार्मोन्स। बच्चों इसके बारे में हम लोग तीसरे भाग में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए अब हम तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों तंत्रिका तंत्र मनुष्य का इसी दो भागों में विभाजित है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग हैं, मस्तिष्क या ब्रेन और दूसरा मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। अब मस्तिष्क के भी तीन भाग हैं, अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क जिसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 12 कपाल तंत्रिकाएं होती हैं और 31 जोड़े जो हैं मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और ये परिधीय तंत्रिका तंत्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में और ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र में विभाजित होता है। स्वायत्त फिर अनुकंपी और परानुकंपी में विभाजित होता है। ये आप लोग बड़ी कक्षाओं में विस्तार में पढ़ेंगे।
बच्चों ये जो कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, ये दो प्रकार की हो सकती हैं, संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका क्या है? ये ग्राही अंगों से मस्तिष्क को संदेश ले जाती हैं। और प्रेरक तंत्रिकाएं क्या हैं? ये मस्तिष्क से वापस कार्यकारी अंगों तक संदेश ले जाती हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका, हमारे शरीर में मस्तिष्क की सहायता से इन विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं। अब आइए हम आते हैं तंत्रिका कोशिका की संरचना पर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। बच्चों हमारा मस्तिष्क जो है वो असंख्य तंत्रिका कोशिकाओं का एक घना जाल होता है। बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में पूरा जाल बनाती हैं, पूरे शरीर में वो फैली रहती हैं। तो इस तरीके से जो ये तंत्रिका कोशिका है, ये तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये कोशिकाएं अत्यंत जटिल होती हैं और हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती हैं। बच्चों कोशिका, ये जो तंत्रिका कोशिका है, इसके 3 भाग होते हैं, कोशिकाकाय या साइटोन, द्रुमिका या डेंड्राइट, और तीसरा भी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, तंत्रिकाक्ष या एक्सन। सबसे ऊपर वाला हिस्सा देखिए, अगर हम संरचना देखें, ये तंत्रिका कोशिका है, इसको हम इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका का सबसे ऊपर वाला भाग है, जो मुख्य भाग है, इसको हम कहते हैं कोशिकाकाय। कोशिकाकाय में केंद्र में केंद्रक होता है और इसके ये जो कोशिका द्रव हैं, इसमें अनियमित आकार के निसिल कण पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और आप ये देख रहे हैं कि कोशिकाकाय के अंत में ये ऊपर जो है छोटे छोटे प्रावर्ध हैं, जिनको हम कहते हैं द्रुमिका। ये क्या है? शाखान्वित है। इनमें अनेक प्रकार की आप देख रहे हैं ये शाखाएं ऐसी निकली हुई हैं। अब ये द्रुमिका से कोशिकाकाय और कोशिकाकाय से फिर ये नीचे एक लंबा प्रवर्ध है और मोटा भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में अभी पढ़ेंगे। और अंत में देखिए ये अंतिम सिरा है तंत्रिका कोशिका का, इसमें ये छोटे छोटे घुंडी के आकार की संरचनाएं हैं, इनको हम कहते हैं सिनेप्टिक घुंडियां। तो इस तरीके से कोशिका, जो तंत्रिका कोशिका है, उसमें 3 भाग होते हैं, कोशिकाकाय, द्रुमिका और तीसरा है तंत्रिकाक्ष या एक्सन। ये तंत्रिकाक्ष देखिए बहुत लंबा और मोटा है, इसमें देखिए दिख रहा है, और इसका अंतिम सिरा जो है, ये सिनेप्टिक घुंडियां इसमें पाई जाती हैं। अब हम इसका कार्य देखेंगे। जो भी उद्दीपन होता है, उससे जो संवेदनाएं हैं, जो उसकी जो रिएक्शंस हैं, जो अनुक्रियाएं हैं, वो सबसे पहले ये कौन ग्रहण करता है? द्रुमिका। तो द्रुमिका से जो भी संवेदनाएं हैं वो विद्युत संवेग के रूप में कोशिकाकाय में जाती हैं। कोशिकाकाय इसको तंत्रिकाक्ष में भेज देता है और तंत्रिकाक्ष से ये अंतिम सिरे में यहाँ पहुँचती हैं। बच्चों ये जो सिनेप्टिक घुंडियाँ हैं, ये जो हैं इसके आगे जो है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सिनेप्टिक घुंडियाँ हैं। ये फिर अन्य जो उसका दूसरी जो तंत्रिका कोशिका है, उससे ये जुड़ी रहती हैं और इनके बीच में एक स्थान होता है, इसको कहते हैं हम सिनेप्स। सिनेप्स में एक प्रकार का रसायन बनता है जो कि विद्युत आवेगों को रासायनिक संकेतों में बदल देता है और फिर एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ये सारे संवेग जो हैं, ये जो संदेश हैं, वो पहुंच जाते हैं और अंत में ये तंत्रिका कोशिका पेशी तंत्रिका से जुड़ी होती है, जो कि जो आदेश हैं या जो संदेश हैं वो इसको ग्रहण करते हैं। अब हम देखेंगे कि तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक के बीच किस प्रकार से समन्वय होता है। ये दोनों
ऊतक किस प्रकार से कार्य करते हैं और हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं में नियंत्रण करते हैं और उनके बीच में समन्वय करते हैं। बच्चों देखिए, जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, जो भी संवेदी अंग हैं, जैसे आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, ये उद्दीपन ग्रहण करते हैं बाहरी वातावरण से और संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं। ये आपका इसमें आता है मस्तिष्क और मेरु रज्जु। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो सूचनाएं प्राप्त करता है उसको संसाधित करता है, फिर निर्णय लेता है कि हमें किस प्रकार अनुक्रिया उत्पन्न करनी है या हमको उस उद्दीपन के प्रति किस प्रकार रिस्पॉन्स देना है। फिर ये जो भी निर्णय लिया गया, जो मस्तिष्क या मेरु रज्जु से आदेश होता है, वो प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से पेशी ऊतक में आता है और यहाँ प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करता है। यहाँ पे देखिए रासायनिक परिवर्तन होता है और इस रासायनिक परिवर्तन से जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें आकृति में परिवर्तन होता है, संकुचन होता है पेशियों में और इस तरह से अनुक्रिया पूरी होती है। तो इस तरीके से उद्दीपन से लेकर संवेदी तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेशी ऊतक जो कि प्रेरक तंत्रिका से लेते हैं, अंत में अनुक्रिया हमें दर्शाते हैं। इस प्रकार से दोनों ऊतक, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक आपस में मिलकर कार्य करते हैं। अब हम आते हैं मानव मस्तिष्क की संरचना पे। बच्चों, मानव मस्तिष्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे शरीर का अंग है। मानव मस्तिष्क की जो रचना है वो हम अब इसमें पढ़ेंगे। मानव मस्तिष्क जो है अत्यंत कोमल भी है, तो आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि अगर कोमल है तो इसको सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारा प्रसारण और सूचना केंद्र है हमारे शरीर का, या हम कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का ये मालिक है। तो इस तरीके से मानव मस्तिष्क जो है सुरक्षित दो प्रकार से रहता है। एक तो ये हड्डियों का ढांचा होता है, बॉक्स को, जिसको हम कपाल गुहा या क्रेनियम कहते हैं, इसमें स्थित होता है, जो कि बहुत कठोर होता है। दूसरा, इसकी विभिन्न झिल्लियों के मध्य में प्रमस्तिष्क मेरु द्रव या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, जो कि इसको विभिन्न जो यांत्रिक आघात हैं उससे उनकी रक्षा करता है। तो इस तरीके से मस्तिष्क की सुरक्षा क्रेनियम के द्वारा और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के द्वारा की जाती है। अब हम आते हैं मस्तिष्क के विभिन्न भाग पे। इसके तीन भाग हैं, अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क देखिए ये आगे का हिस्सा होता है, अग्र का मतलब होता है आगे, और इसके दो प्रमुख भाग हैं, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, डायंसेफिलॉन जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। प्रमस्तिष्क बच्चों ये 80% मस्तिष्क का भाग को बनाता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि 2/3 भाग मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क का होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पूरा ये वाला हिस्सा जो है ये किसका है, ये प्रमस्तिष्क का है। फिर इसके नीचे यहाँ पे थैलेमस और यहाँ पे हाइपोथैलेमस पाया जाता है। तो आपका अग्र मस्तिष्क इन तीन चीज़ों से मिलके बनता है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इन दोनों को मिला के हम इसको कहते हैं डायंसेफिलॉन। मध्य मस्तिष्क जो है ये मध्य का भाग है, जो मध्य बिल्कुल आपके मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है। इसके बाद पश्च मस्तिष्क है, इसके तीन भाग हैं बच्चों, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। ये देखिए चित्र में, ये बिल्कुल पीछे का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा, इसमें पोन्स है, मेडुला ऑब्लंगेटा है और अनुमस्तिष्क है। तो ये तीन भाग जो है मिलके पश्च मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। अब बच्चों देखिए इसमें ये जो वलय हैं, ये प्रमस्तिष्क में भी बहुत सारे वलय हैं, फोल्डेड हैं ये, और ये जो अनुमस्तिष्क है ये भी बहुत अधिक जटिल और बहुत अधिक वलित होता है। अब हम देखेंगे मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य। बच्चों, मस्तिष्क में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग केंद्र पहले से ही निर्धारित होते हैं। किसका क्या कार्य है ये सभी मस्तिष्क के विभिन्न भागों को पता होता है। जैसे कि प्रमस्तिष्क के कार्य पहला हम लेते हैं। प्रमस्तिष्क ये मनुष्य का मेमोरी कार्ड है, क्योंकि ये मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता और बुद्धि का केंद्र होता है।
प्रमस्तिष्क बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमारे जो मस्तिष्क है उसका 80% भाग प्रमस्तिष्क का ही बना होता है। थैलेमस के कार्य, थैलेमस घ्राण संवेदनाओं, जो सूंघने की हमारी शक्ति है, आँख, कान, त्वचा, जितने भी ये संवेदी अंग हैं हमारे, उनसे आने वाली संवेदी तरंगों को जोड़ता है और दर्द का, ठंडे का, गर्म का, इसको पहचानने का कार्य करता है। फिर ये है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, शरीर का तापमान नियंत्रण, रक्तचाप नियंत्रण, नींद, प्रजनन क्षमता और जो हमारी अनेक संवेदनाएं हैं जैसे गुस्सा, खुशी, हृदय की धड़कन और हार्मोन्स की भी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। फिर है बच्चों मध्य मस्तिष्क के कार्य। मध्य मस्तिष्क मुख्यतः दृष्टि ज्ञान से जुड़ा हुआ है। दृष्टि ज्ञान यानी कि वस्तुओं की प्रतिबिंबों की पहचान करना, कि कितना प्रतिबिंब हमें किस प्रकार से दिखना है, उसको संकुचित करना है, उसको फैलाना है, ये सारा दृष्टि ज्ञान जो है वो मध्य मस्तिष्क जो है उसके द्वारा किया जाता है। अनुमस्तिष्क के कार्य, शरीर का जो संतुलन है, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, सीधी रेखा में हम चल रहे हैं या हम अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, इन सभी का कार्य अनुमस्तिष्क करता है। तो शरीर का संतुलन हो गया, ऐच्छिक पेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण, ये दो मुख्य भाग होते हैं अनुमस्तिष्क के। फिर लास्ट में है बच्चों मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ये पश्च मस्तिष्क का भाग है और सबसे नीचे स्थित होता है। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं क्या हैं, जो हमारे कंट्रोल में या हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, जैसे रक्तदाब है, उपापचय है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण करना, आहार नाल से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करना, तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करना। ये सभी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती हैं, उनका हम ये मेडुला ऑब्लंगेटा ये इसका कार्य है कि उन सभी क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। बच्चों अब हम आपको गृह कार्य देंगे और आप लोग इसको अपनी कॉपी में अवश्य कर लीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? जीवों में समन्वय और नियंत्रण इसकी क्या आवश्यकता है? प्रश्न 2, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। आपको बताना है कि तंत्रिका कोशिका के कौन कौन से भाग हैं और प्रत्येक भाग का क्या क्या कार्य है। प्रश्न 3, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखिए व चित्र बनाइए। इसमें आपको मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क और उसके जो और भाग हैं। इसके अलावा इसका आपको चित्र बनाना है। चौथा है, अनैच्छिक क्रियाएं क्या हैं तथा इनका नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है। अभी आपने मस्तिष्क की संरचना और मस्तिष्क के भाग के बारे में पढ़ा है, तो ये आपको बताना है कि अनैच्छिक क्रियाएं कौन सा मस्तिष्क का ऐसा भाग है जो उन अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने नियंत्रण और समन्वय पाठ का पहला भाग पढ़ा है और इसमें आपने देखा कि हमने कौन कौन से मुख्य बिंदु लिए हैं। इसमें हमने लिया था प्रस्तावना कि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र में के द्वारा और रासायनिक समन्वय जो है वो किस प्रकार से होता है। तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से हैं, तंत्रिका कोशिका क्या है, इसके कौन कौन से भाग हैं, सूचनाओं का संवहन किस प्रकार से तंत्रिका कोशिका में द्रुमिका से लेकर नीचे सिनैप्स तक होता है, और मानव मस्तिष्क की संरचना क्या है, मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा अंत में कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य। तो आपने ये चैप्टर का पहला भाग पढ़ा है। आशा है आपको ये मानव का जो नियंत्रण और समन्वय है, जंतुओं में जो नियंत्रण और समन्वय है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों ये एक मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा एक ऐप है जिसको हम दीक्षा ऐप कहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस ऐप को डाउनलोड अपने
मोबाइल पे कर लीजिए, क्योंकि इसमें प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छी पठन सामग्री दी है। अभ्यास हेतु प्रश्न भी दिए हैं